मेरा नाम दीप्ति है। हम लोग गांव में रहते थे और हमारी जिंदगी बहुत ही सिंपल सी थी। मेरी उम्र अभी 16 साल थी जब मेरे पिताजी इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने गांव के सरपंच के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ पर जाते जाते मेरी माँ कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझसे कोई बात छुपा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बात इतनी बड़ी होगी। मैंने रात को अपनी माँ से बहुत सारी डिमांड्स कर दी थी। मुझे लगता था कि मेरी कोई भी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और गरीब लोगों की ख्वाहिशें इतनी आसानी से पूरी नहीं हुआ करती। लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ से ही इस बारे में बात कर रही थी। पर अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में इतनी ढेर सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये सारी वही सब चीज़ें थी जो मैंने अपनी माँ से मांगी थी, लेकिन मेरी माँ ये सब कुछ कहाँ से ला सकती थी? वो तो लोगों के घरों में काम किया करती थी, और जब से ये सब कुछ हो रहा था तब से मेरी माँ की हरकतें भी बदलती चली जा रही थी। एक दिन मैंने यही सब जानने के लिए उनका पीछा करने की कोशिश की और उनको पकड़ लिया था। ये देखकर वो भी हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई को जानना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी वेद थे। जब वो जिंदा थे तब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि गांव के ही सारे लोग मेरे पिताजी की बहुत इज्जत किया करते थे और मेरे पिताजी की गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। लोग उनसे दूर दूर से अपने इलाज करवाने के लिए आते थे। उन दिनों हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी थी और उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि जुड़ा हुआ सारा पैसा उनके इलाज पर लगने लगा था। यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों से भी जितना हो सका था उन्होंने हमारी मदद की थी। फिर भी मेरे पापा नहीं बच सके। मेरी माँ मुझे किसी काम पर नहीं डाल सकती थी और मेरा भाई अभी छोटा था। हम लोग भूख से मरने लगे थे। पिताजी के मरने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। हम 2 भाई बहन थे। मैं पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब तो मेरा सरकारी स्कूल में भी जाना बंद हो गया था, क्योंकि मुझे अब अपने पिताजी की बहुत याद सताती थी और मैं घर पर ही रहती थी। मेरा छोटा भाई भी ऐसा ही था। घर के बिगड़ते हुए हालात संभालने के लिए मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ जब घर पर आती तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ऐसी नौबत भी आ जाएगी कि उन्हें लोगों के घरों में काम करने के लिए भी जाना पड़ेगा। गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा लेती है, वो सब भी करवा लेती है जो हम करना नहीं चाहते। गांव के सरपंच हम पर बहुत एहसान करते थे। वो कभी कभी हमारे घर में राशन भरवा दिया करते थे, लेकिन इतनी महंगाई में सिर्फ राशन से ही कुछ नहीं होता। आजकल महंगाई बढ़ने के साथ साथ खर्च भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई भी हमारी सिर्फ किसी हद तक ही मदद कर सकता है, लेकिन फिर तो हमें ही सब कुछ करना होता है। मेरी माँ बड़ी मेहनत से लोगों के घरों में काम करती थी और पैसे लेकर आती थी। कुछ लोग तो उनको खाना भी दे दिया करते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे तो वो हमारे गांव के बहुत बड़े वैद्य थे। मेरी माँ भी उनके साथ दवाइयाँ बनाया करती थी। पिताजी के साथ साथ मेरी माँ भी बहुत समझदार हो गई थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वो बिल्कुल टूटकर रह गई थी। ऊपर से घर की सारी जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी। पिताजी सब कुछ उन अकेली पर ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक अजीब बात ये भी थी कि मेरे पिताजी के मरने के बाद कुछ लोगों ने मेरे पिताजी पर आरोप लगाया था कि वो गलत दवाइयां बनाकर लोगों का इलाज कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को मेरे पिताजी की दुकान खाली करवानी थी, जो कि गांव के बिल्कुल बीच में थी, और उस दुकान को काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो खरीदना चाह रहे थे, लेकिन जीते जी मेरे पिताजी ने उनको वो दुकान नहीं बेची थी। जब मेरे पिताजी बीमारी में घिर गए तो मजबूरन माँ को उस दुकान को बेचना पड़ गया था, और दुकान को बेचने के बाद जो पैसे आए थे वो सब भी मेरे पिताजी के इलाज में ख़त्म हो गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे पिताजी जिंदा नहीं बच सके थे। शायद भगवान ने इसी तरह से उनकी मौत लिख दी थी।
मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम किया करती थी वो लोग उन्हें ज्यादा पैसे तो नहीं देते थे। कुछ लोग तो उन्हें खाना भी दे दिया करते थे, तो कुछ कहते थे कि आटा या फिर चावल ही बदले में ले जाओ, पैसों की बात मत करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी माँ को कहा था कि आप सरपंच जी की हवेली में काम करने क्यों नहीं चली जाती, वहां पर काम करने के तो आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। मेरी माँ ने कहा था कि पता नहीं हवेली में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं और ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन सरपंच जी के घर में तो पहले से ही काफी सारे नौकर काम कर रहे हैं, मुझे तो मुश्किल लगता है कि मुझे वहां पर काम मिल जाए। मैंने कहा आप वहां जाकर एक बार बात तो करो, क्या पता वहां आप जैसी नौकरानी को किसी की जरूरत हो। वैसे भी सरपंच जी के 2 बेटे हैं और दोनों की ही पत्नियों ने अपने लिए अलग अलग नौकरानियां रखी हुई हैं, क्या पता आपके लिए भी वहां पर कोई काम हो। मेरी माँ ने कहा हाँ, एक बार जाकर देख लेती हूँ, क्या पता वहां किसी नौकरानी की जरूरत हो, मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी है। वो अगले ही दिन सरपंच जी की हवेली पर काम मांगने के लिए चली गई थी। मेरी माँ की इतनी ज्यादा उम्र आ गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और रंग रूप की गोरी थी। मेरे पिताजी भी मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। अभी अगर कोई मेरी माँ को देखता तो कहता कि जवान बेटी हो जाने के बाद भी तुम्हारी आसानी से शादी हो सकती है क्योंकि तुम खूबसूरत हो। लेकिन मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। भगवान का शुक्र था कि मेरी माँ को हवेली में काम करने का मौका मिल गया था। उन्हें वहां पर सबके कमरों की झाड़ू लगाने का काम मिला था। ये काम मेरी माँ के लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो मेरी माँ को हवेली में काम मिल गया, तो अब उन्हें सिर्फ हवेली में ही काम करना पड़ेगा और हवेली में काम करने से ही उन्हें काफी सारे पैसे मिल जाया करेंगे। उन्हें घर घर जाकर काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ एक दिन में 2-3 घर में जाकर काम करती थी तो बहुत ज्यादा थक जाया करती थी। हम और कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। मैं भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर लेती, या फिर मेरा भाई जवान होता तो वो कोई काम कर लेता, वो भी मुझसे छोटा ही था, उसकी तो अभी खेलने कूदने की उम्र थी। मैंने भी अपनी माँ से लोगों के घरों में काम करने के लिए कहा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि अगर तुम लोगों के घरों में काम करने के लिए जाओगी तो फिर तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ता था और मेरी माँ सरपंच जी के यहाँ काम करने के लिए जाने लगी थी। मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रही थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में होगी और कितनी मुश्किल से काम कर रही होगी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद वो भी अब बीमार रहने लगी थी। उनके अंदर पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। एक दिन मेरी माँ हवेली से जब घर वापस आई तो घर में कुछ तलाश करने लगी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या ढूंढ रही हो? अभी अभी तो काम करके आप वापस आई हो, थोड़ा आराम कर लो, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, और वो फिर से कुछ ढूंढने में लग गई थी। मैं वहीं पर खड़ी हुई अपनी माँ को देख रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे पिताजी का एक पुराना सा डब्बा पड़ा हुआ था, जब उन्होंने दुकान खाली करवाई थी तब वो उस सामान में आया था, वो कहाँ है? मैं उसी को तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा माँ, आप उस पुराने डब्बे का क्या करोगी? माँ कहने लगी कि बस मुझे जरूरत है, तुम मेरी मदद करो उसको ढूंढने में। माँ मुझे बहुत जल्दी में लग रही थी और बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वो डब्बा मैंने भी देखा जरूर था, लेकिन ना जाने कहाँ चला गया था। वो लोहे का एक बड़ा सा डब्बा था, उसके अंदर मेरे पिताजी की दवाइयाँ रखी हुई होती थी, और वो डब्बा उनकी दुकान से आया था जिसमें वो लोगों का इलाज किया करते थे। थोड़ी देर के बाद वो डब्बा मिल गया तो मेरी माँ को सुकून मिल गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो इस डब्बे को क्यों ढूंढ रही थी। फिर एक दिन मैंने उनको एक अजीब सी हरकत करते हुए देखा था, जिसको देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। ये बात भी अपनी जगह थी कि मेरे पिताजी के मर जाने का मेरी माँ को बहुत दुख हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी और बहुत दुबली पतली भी हो गई थी। हालांकि मेरी माँ पिताजी के सामने हट्टी कट्टी, खूबसूरत और मोटी ताजी थी, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी मेरी माँ का रंग दब गया था और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई थी, और तो और दिन ब दिन उनका रंग भी काला पड़ने लगा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोगों के घरों में काम किया करती थी और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जिस औरत का पति मर जाता है और घर की सारी जिम्मेदारियां और बच्चों की जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं, तो फिर वो कहाँ अपने ऊपर ध्यान दे पाती है।
मेरी माँ ने पिताजी के मरने के बाद अपने आप को बिल्कुल बेहाल कर लिया था, और तो और उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र सता रही थी। अब मेरी माँ पिताजी के मर जाने पर शोक तो नहीं मना सकती थी, सिर्फ गम ही कर सकती थी, क्योंकि उनके पास बच्चे थे और उन्हें ही अपने बच्चों को संभालना भी था। मैंने देखा था कि मेरी माँ कमरे में गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं नहाकर आती हूँ, उसके बाद मुझे हवेली पर काम करने के लिए जाना है। हमारे घर में 2 कमरे थे। एक कमरा मेरी माँ और पिताजी का था और एक कमरे में हम 2 भाई बहन रहते थे। जिस दिन से पिताजी की मौत हुई थी, हम दोनों भाई बहन माँ के साथ ही सो रहे थे। माँ के कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। जब मैं खिड़की के पास से गुजरी तो मेरी माँ कमरे के अंदर शीशे के पास खड़ी हुई कुछ कर रही थी। मुझे नजर आ गया था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक अजीब तरह का लेप लगाया हुआ था और फिर वो उसको अपने हाथ पैर, कमर और गर्दन पर भी लगा रही थी। मैं हैरान रह गई कि मेरी माँ ये क्या कर रही है। मैंने उनसे इस बारे में पूछना चाहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने उनसे पूछा नहीं। वो फिर थोड़ी देर के बाद बाथरूम में नहाने के लिए चली गईं। जब बाथरूम से बाहर आई तो उनका रंग अजीब तरह से ग्लो कर रहा था। उसके बाद वो काम पर चली गईं। उस दिन के बाद से ही मैं इस ताक में लगी रही कि मेरी माँ आखिर अपने हाथ पैरों और मुंह पर ऐसा कौन सा लेप लगा रही थी और उन्हें इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। वो तो पहले से ही इतनी खूबसूरत और गोरी सी थी, तो उन्हें क्या जरूरत थी इस लेप को लगाने की। हाँ, लेकिन इन दिनों उनका रंग थोड़ा सांवला पड़ने लगा था, पर उन्हें अब इस चीज की क्या जरूरत थी। हालांकि अब उनकी काफी उम्र हो गई थी। मैंने नोटिस किया था कि ये सब माँ हवेली जाने से पहले ही किया करती थी। उस लेप को अपने चेहरे पर लगाने के बाद फिर वो नहाती हैं और उसके बाद ही हवेली क्यों जाती हैं, और वो ऐसी कौन सी चीज है। कई दिनों तक मैं तलाश करती रही, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला और ना ही घर में उस लेप का नामो निशान मिला जो मेरी माँ अपने चेहरे पर लगा रही थी। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे किचन में एक अजीब तरह की चीज दिखाई दी थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ये वही चीज तो नहीं जिसका पेस्ट बनाकर मेरी माँ अपने चेहरे पर लगा रही है, क्योंकि ये चीज मैंने पहले कभी किचन में नहीं देखी थी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मेरी नजर इस पर नहीं पड़ी हो, क्योंकि मैंने अभी तो खाना बनाना शुरू किया था। अब तो घर के सारे काम मैं खुद ही किया करती थी। इससे पहले सब कुछ माँ करती थी। एक यही चीज थी जो बहुत अजीब थी, इसलिए मुझे इस चीज पर शक होने लगा था। मुझे किचन के अंदर कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारी मात्रा में फिटकरी मिली थी। एक तरफ साबुत फिटकरी के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ पिसी हुई फिटकरी जिसका पाउडर बना हुआ था। शायद माँ इस पिसी हुई फिटकरी का पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगाती थी, और ये काम हमेशा हवेली जाने से पहले ही किया करती थी, क्योंकि आगे पीछे वो कभी भी ये काम नहीं करती थी और सबसे छुप छुप कर वो ऐसा कर रही थी। मुझे भी कुछ नहीं बताती थी, वो तो मैंने छुपकर देख लिया था, तो मुझे पता चल गया था। मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ और अजीब बातें होने लगी थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। एक दिन मैं अपनी माँ का पीछा करते करते हवेली चली गई थी। हवेली का दरवाजा ऐसा था कि सबके लिए खुला रहता था। हवेली में ज्यादातर गरीब लोग अपनी मदद के लिए सरपंच जी के पास आया करते थे। वहां पर किसी को भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि गांव के सरपंच जी बहुत अच्छे आदमी थे और गांव के सारे ही लोगों की समस्या को ध्यान से सुना करते थे और उसका समाधान भी निकाल दिया करते थे। उनके घर का दरवाजा इसीलिए खुला रहता था कि कहीं किसी वक्त कोई गरीब न आ जाए और उसे किसी मदद की जरूरत न पड़ जाए। सरपंच जी को गांव के लोग बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते थे और उनको अपना भगवान मानते थे। मेरा हुलिया बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस हवेली की कोई नौकरानी हूँ। अब मेरी हालत ही ऐसी थी, मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। घर के हालात खराब होने की वजह से घर में खाना ही बड़ी मुश्किल से बन रहा था। मैं माँ की तलाश करने के लिए अंदर जा रही थी, तभी दरवाजे पर मुझे चौकीदार ने रोक लिया था और कहा था कि कहाँ जा रही हो। मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर नौकरों के लिए कोई काम नहीं है, काम करने के लिए यहाँ पर काफी सारे नौकर हैं। मैंने कहा मैं नौकर नहीं हूँ। तो वो चौकीदार कहने लगा, अच्छा तो कोई भीख मांगने वाली लगती हो, रुको मैं अभी सरपंच जी से जाकर तुम्हारी सिफारिश कर देता हूँ। मुझे उस चौकीदार की बात बहुत बुरी लग रही थी। वो मेरी बात सुने बिना ही इतना ज्यादा बोल रहा था। अब मैं इतनी भी गरीब नहीं थी कि मुझे उसने भीख मांगने वाली ही समझ लिया था।
मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ गई थी और मैंने घर जाकर रोना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये औकात है हमारी, ये हमारी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है कि लोग हमें भीख मांगने वाला समझने लगे हैं। क्या हमारी जिंदगी में यही सब कुछ होता रहेगा? ये सब कुछ पिताजी के जाने के बाद हुआ है। अगर वो इस दुनिया से नहीं जाते तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी माँ का कहना था कि अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। भगवान उसी इंसान को मुसीबत में डालता है जिससे वो प्यार करता है, इसलिए हर बात को बर्दाश्त करना सीखो। किसी को क्या पता था कि वो इस तरह से दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और हम लोग उनके जाने के बाद ऐसे बेसहारा हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपकी तसल्ली से क्या मेरी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? मुझे बहुत बुरा लगा था जब उस चौकीदार ने मुझे भीख मांगने वाली समझ लिया था। आप भी तो कोई शुरू से नौकरानी नहीं हो, ये तो हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप हवेली में काम कर रही हो। मेरी माँ ने कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगी। मैंने कहा कि कहाँ से लाकर दोगी, यह हमारे पास खाने को तो पूरा नहीं होता और आप मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रही हो। मेरी ख्वाहिश कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं है, मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं जिनको शायद आप क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा, अच्छा तुम बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे अपनी माँ की जिद करने पर बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, अच्छी अच्छी ज्वेलरी चाहिए और महंगा वाला मेकअप चाहिए। मुझे अच्छी अच्छी किताबें चाहिए जिनको मैं पढ़ सकूं। मुझे एक मोबाइल चाहिए, घर में टीवी चाहिए और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो जो बड़े लोगों के घरों में होता है ना, घर ठंडा कर देने वाला एसी, वो भी चाहिए और एक बड़ा सा कमरा चाहिए जिसमें मैं सब कुछ रख सकूं। क्या आप मुझे वो सब कुछ लाकर दे सकती हैं? मैं रोती हुई अपनी माँ के पास से उठकर आ गई थी। मैं सारी रात अपने बिस्तर पर रोती रही थी और सोचती रही कि मुझे माँ के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसमें माँ की क्या गलती थी जो मैंने उनको इतनी सारी बातें सुना दी थी। वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं और मेरी वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने इसलिए उनको ये सब कुछ कह दिया। सुबह हुई तो शायद माँ वक्त से पहले ही उठकर काम पर चली गई थी और शाम तक वापस भी नहीं आई थी। काफी देर हो चुकी थी। मैं अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी। सोचा कि हवेली जाकर उनको बुला लाती हूँ। हवेली हमारे घर से थोड़ी ही दूर थी, लेकिन थी तो गांव के अंदर ही। पर अगर मैं जाती तो मेरा छोटा भाई भी मेरे पीछे पीछे चलने लग जाता, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा शरारती था। मैं माँ के घर आने का इंतजार करती रही और अचानक से मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो माँ घर आ चुकी थी और किचन में खड़ी होकर खाना पका रही थी। मैंने कहा कि आप क्यों खाना बना रही हो? सारे दिन की थकी हुई आई हो, मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। मेरी माँ ने कहा, नहीं, मैं खाना खुद बना लूंगी और आज तुम्हारी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तुम जरा जाओ और जाकर अपने वाले कमरे में देखो, मैंने वहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा है। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, हम तो माँ के साथ ही सो रहे थे, इसलिए हम दोनों भाई बहन वाला कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। माँ मुझे उस कमरे में जाने का कह रही थी। पिताजी के मरने के बाद से ही हम दोनों भाई बहन अपने उस कमरे में नहीं गए थे। हमेशा माँ के साथ ही रहते थे और रात को भी माँ के साथ ही सोया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब पिताजी जिंदा थे और हम दोनों भाई बहन एक कमरे में ही सोते थे और रात को माँ पिताजी हमें बार बार देखने के लिए आते रहते थे कि हम दोनों सो गए हैं या नहीं, क्योंकि हम दोनों भाई बहन आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते थे। पिताजी के मरने के बाद से ही हमने उस कमरे में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोगों के लिए कमरा ही काफी था। मैंने माँ से कहा, वहाँ पर क्या रखा है आपने मेरे लिए? उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर देख लो। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जिसकी वजह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों के सामने ये क्या पड़ा हुआ था। वो वही सारी चीजें जो मैंने अपनी जुबान से गुस्से में अपनी माँ से मांगी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी, मोबाइल, महंगा वाला मेकअप, जूते और कमरे में लगा हुआ एसी और महंगा वाला फर्नीचर, ये सारा सामान चाहिए था। महंगा वाला टीवी जिसमें मैं फिल्में देख सकती थी, एक अच्छा सा मेकअप बॉक्स, बहुत सारे डिजाइनर कपड़े जिन्हें पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने वाली थी, और उस पूरे कमरे को भी अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया था। यहाँ तक कि कमरे के अंदर अच्छा और महंगा फर्नीचर पड़ा हुआ था।
ये कमरा बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था और बेड पर अच्छा सा बिस्तर भी लगा हुआ था। ये सारा सामान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पर्दे भी लगे हुए थे। शायद आज वो सारा दिन यही करती रही थी और ये सारा सामान लेने के लिए शहर गई हुई थी, क्योंकि इस सामान में कोई भी चीज हमारे गांव की नहीं थी। वैसे भी ऐसी चीजें हमारे गांव में नहीं मिलती थी। मेरी आंखों में ये सब कुछ देखकर खुशी के आंसू आ गए थे। मैं एक ही वक्त में हंसने लगी थी और एक ही वक्त में रोने भी लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कमरे के बाहर भागी तो मेरी माँ सामने ही खड़ी हुई थी। मैं भागकर उनके गले से लग गई थी। मैंने कहा कि आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने ये सब कुछ कैसे किया? मैं चौंक गई थी। मैंने आज बड़े दिनों में अपनी माँ को इतनी करीब से देखा था तो महसूस किया था कि उनका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो अपने चेहरे पर कुछ लगा रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा, आपने ये सब कुछ कैसे किया? कि आपने किसी से पैसे उधार लिए? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम इन चीज़ों को वापस कर देंगे और इन पैसों से घर में राशन भर लेंगे, या फिर आपने जिससे भी उधार लिया है इसको वापस कर देंगे। तब मैं गुस्से में थी, मैंने इसीलिए सब कुछ बोल दिया था। मेरी माँ ने कहा कि कभी तुमने जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार तो तुमने कुछ मांगा था तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गई। तुम मेरी सबसे अच्छी और समझदार बेटी हो। तुमने कभी मुझसे किसी चीज की डिमांड ही नहीं की, और पहली बार डिमांड की भी है तो क्या मैं ये सब कुछ वापस कर दूं? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ पर रहोगी। तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। और मैंने किसी से भी पैसे उधार नहीं लिए हैं। मैंने कहा, अगर आपने पैसे उधार नहीं लिए तो फिर ये सब कुछ कैसे किया? मेरी माँ ने कहा कि बस एक काम करो, तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हवेली में से तो किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की होगी ना? इन दिनों तो वैसे भी सरपंच जी गांव से बाहर गए हुए हैं और उनका कोई बेटा इस तरह से किसी की मदद नहीं करता। एक सरपंच जी ही हैं जो सबकी मदद कर देते हैं, और जो सरपंच जी की बहुएं हैं वो तो सारा दिन अपने कमरों में बैठी रहती हैं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं करती। उनकी दोनों बहुएं बहुत घमंडी हैं और सबकी बेइज्जती करती रहती हैं। और सरपंच जी के छोटे बेटे की पत्नी के बारे में तो मैंने सुना है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करती है कि पागलों जैसी हरकतें करने लगी है और घर का सामान भी तोड़ती रहती है, सारी हवेली में शोर मचाती है। सारे गांव को ये बात पता चल गई है कि सरपंच जी के छोटे बेटे की पत्नी पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। मुझे गांव में रहने वाली ही मेरी एक सहेली ने बताया था, जबकि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो वो गांव में भी आया करती थी और लोगों से उनकी परेशानी सुनकर उनकी मदद भी किया करती थी। बिल्कुल किसी महारानी की तरह पेश आने के लिए उनकी मदद करती थी। लेकिन अभी तो वो अपने कमरे से ही नहीं निकलती। मेरी माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन ये उसकी अपनी परेशानी है, हमें इससे क्या मतलब। पर वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोगों ने उसको बना दिया है। वो पहले जैसी जितनी अच्छी थी अभी भी उतनी ही अच्छी है। बस तुम ये समझो कि ना तो मैंने ये पैसे किसी से उधार लिए हैं और ना ही कोई गलत काम किया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आई हूँ। बस तुम अब खुश रहो और परेशान मत हुआ करो। माँ ने कहा था कि परेशान मत होना, लेकिन परेशान होने की ही तो बात थी, क्योंकि ये सामान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में था। और मैं तो जब से पैदा हुई थी तब से मैंने शहर का महंगा महंगा सामान सिर्फ गांव के अमीर लोगों के यहाँ ही देखा हुआ था। हम तो गरीब थे, तो फिर मेरी माँ ये सारा सामान कैसे ले आई? मुझे तो अपने कपड़े ही सब 10-10 हजार वाले लग रहे थे, क्योंकि आजकल तो इतने ज्यादा महंगे कपड़े और रेडीमेड कपड़े सिर्फ शहर में ही मिलते हैं। ये कपड़े किसी बड़े मॉल के लग रहे थे। हम गांव के लोग थे, हम लोग बहुत मामूली और साधारण से कपड़े पहना करते थे, और ना ही हमारे घर में इतना ज्यादा सामान था। हम बेड पर भी नहीं सोते थे। मेरी माँ ये बहुत ज्यादा और महंगा वाला फर्नीचर लेकर आई थी। हम लोग जमीन पर ही सोया करते थे और कमरे में एसी की फिटिंग भी करवा दी थी, जिससे मेरा पूरा कमरा ठंडा हो रहा था। इतनी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन कमरे में आने के बाद मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। अब मैं उसी कमरे में रहती थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई ही सोया करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसा सामान था जो पहले दूसरे वाले कमरे में रखा हुआ था। वो वाला सामान भी माँ ने इसी कमरे में रख दिया था। हमारे घर में एक संदूक था। मेरी माँ हमेशा संदूक को ताला लगाकर रखती थी, और जब से उन्होंने हवेली में काम करना शुरू किया था तभी से उस संदूक को बार बार खोलती थी और बंद करती थी। न जाने उस संदूक के अंदर क्या रखा हुआ था।
इस गांव में मेरी बुआ भी रहा करती थी, जो मेरे पिताजी से बड़ी थी। एक दिन मैं उनसे मिलने उनके घर चली गई। वो मेरी माँ को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन हम दोनों बहन भाई से थोड़ा बहुत प्यार कर लिया करती थी। जब मैं बुआ के घर गई थी तो मैंने अपनी माँ के लाए हुए नए और महंगे वाले कपड़े पहन लिए थे और वही वाला मेकअप भी इस्तेमाल किया था। हाथ में मोबाइल भी ले लिया था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहां पर मेरी बुआ की कुछ बेटियां भी थीं जो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मेरी बुआ की बेटियां तो मुझे देखकर जैसे जल भुनकर राख हो गई थी और मेरी बुआ भी हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे और खूबसूरत कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? ये तो बहुत महंगे लगते हैं। तुम्हारी माँ तो लोगों के यहाँ काम करती है। अच्छा, किसी ने भीख के तौर पर दे दिए होंगे। मैंने कहा, जी नहीं बुआ, किसी ने भी किसी तौर पर नहीं दिए। बाजार से लिए हैं और बिल्कुल नए हैं। बल्कि मेरी माँ तो इस शहर से जाकर लेकर आई है। मैं भी तो इंसान थी। मेरे अंदर भी तो बचपन से कुछ ऐसी ख्वाहिशें थीं जो कि पूरी नहीं हो पाई थी और जिनको अब मैं पूरा करना चाहती थी। मैं उनको बढ़ चढ़कर सब कुछ बता रही थी कि मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है और सारे ही सामान के बारे में उनको बता दिया था। वो लोग तो मेरी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। मेरी बुआ की बेटी जब वहां से उठकर चली गई तो मेरी बुआ ने कहा, देखो तुम्हारी माँ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही। मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने कहा, देखो मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम मेरे भाई की अमानत हो। तुम दोनों भाई बहन मेरे भाई की आखिरी निशानी हो और तुम्हारी माँ तो पहले से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। बस भाई के मर जाने के बाद तुम्हारी माँ का थोड़ा रंग सांवला पड़ गया था और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आने लगी थी, लेकिन वो अभी भी खूबसूरत है। क्या पता वो कोई उल्टा सीधा काम करती हो, वरना इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? अब तुम भी कोई बच्ची नहीं रही हो, 16 साल की हो गई हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ की शादी हो गई थी, क्योंकि हमारे गांव में कम उम्र की ही लड़कियों की शादियां हो जाया करती हैं। तुम्हें पता है कि उल्टे सीधे काम क्या होते हैं, और फिर औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है और ईमानदारी से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और जितना खर्च तुम बता रही हो वो तो ईमानदारी के पैसे से भला कैसे पूरे हो सकते हैं? मेरे पति को देखो, शहर में जाकर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी सारी चीजें नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। और तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी माँ हवेली में काम करती है, वो भी सिर्फ झाड़ू पोछा करने का, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें अपनी माँ पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें भी तो मरने के बाद अपने पिता का सामना करना है, तो तुम क्या जवाब दोगी अपने पिता को? अगर तुम्हारी माँ कल को तुम्हारे सर पर कोई नया पिता ले आई तब तुम क्या करोगी? बुआ की ये सारी बातें सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम तो गुस्सा होकर जा रही हो, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। मैं जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि बात तो सोचने वाली ही थी। मैंने सोचा कि वो मेरी माँ है, मुझे इस बारे में बता देंगी। मुझे नहीं बताएंगी तो फिर और किसको बताएंगी? पर जब मैंने माँ से इस बारे में पूछा तो मुझे लगा कि माँ मुझसे कहेंगी कि नहीं, मैं नहीं बताती और तुम ये बात पूछ क्यों रही हो। लेकिन उन्होंने तो मुझे सीधा सीधा ही डांटना शुरू कर दिया था कि सामान मिल रहा है, इसी में खुश रहो, फालतू के सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर घर के काम देखो। मुझे बुआ ने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ सवाल करने पर खामोश हो जाएगी या गुस्सा करेगी तो समझ जाना कि वो कोई गलत काम कर रही है। मेरी माँ को सच में ही गुस्सा आ गया था। बुआ ने ठीक ही कहा था शायद कि वो गलत काम कर रही थी, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया था। वो खुद भी यही कहा करती थी। एक दिन मैं अपनी माँ का पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी माँ आखिर वहां पर ऐसा कौन सा काम करती है जिसकी वजह से उन्हें इतने ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। मगर उन्होंने तो मुझे बाहर से ही भगा दिया था। उसके बाद मेरी नज़र उस संदूक पर पड़ी जिसमें मेरी माँ ने कुछ रखा हुआ था, लेकिन इस संदूक की चाबी तो सिर्फ मेरी माँ के पास ही होती थी। मुझे अब किसी भी तरह से अपनी माँ के पास से चाबी लेनी थी। रात के टाइम पर जब मेरी माँ घर आई तो मेरी नज़र उनके उसी बटुए पर थी जिसमें वो चाबियों का गुच्छा रखा करती थी। माँ खाना खाने के बाद नहाने के लिए चली गई थी और अपने बटुए को बिस्तर पर ही रखा हुआ छोड़ गई थी। मैंने जल्दी से बटुआ खोला और इस संदूक की चाबी निकाल ली थी। मुझे पता था कि इसकी कौन सी चाबी थी।
मैंने जैसे ही चाबी से संदूक का ताला खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि ये कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारे पैसे थे। ये पूरा संदूक ढेर सारे पैसों से भरा हुआ था। मेरी माँ जल्दी से नहाकर बाहर निकल आई थी। मैंने जल्दी से संदूक को ताला लगा दिया था और चाबी अपने पास ही रख ली थी। थोड़ी देर के बाद जब मेरी माँ फ्री हुई तो उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया था और कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। माँ ने कहा था कि मैं अपने लिए भी कुछ सामान लेकर आई हूँ। मेरे भी कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए। सोचा कि मैं भी नए कपड़े पहन लेती हूँ। देखो तो सही तुम्हारी माँ ने अपने लिए और क्या क्या खरीदा है। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। मैंने माँ से कहना शुरू किया कि आखिर मैं क्यों देखूँ इन सब चीज़ों को। आपने कुछ गलत ही किया होगा, उन्हीं पैसे से तो आप ये सब कुछ लेकर आई हो। मैंने इतना ही कहा था कि मेरी माँ हैरान रह गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि फिर उस संदूक के अंदर क्या है। मैंने उनसे कहा कि फिर उस संदूक के अंदर क्या है। मैंने उनको वो संदूक खोलकर दिखा दिया था। मैंने कहा कि हवेली में झाड़ू पोछा करने वाली औरत को आखिर कौन इतने पैसे देता है। मेरी माँ ने कहा कि खामोश हो जाओ, कोई ऐसी बात अपने मुंह से मत निकाल देना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हवेली में झाड़ू पोछा लगाने का ही काम करती हूँ, लेकिन जब मैंने सरपंच जी के छोटे बेटे की पत्नी को देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत ज्यादा सांवली थी। उसका कहना था कि उसके रंग रूप की वजह से उसके पति ने कहीं और अफेयर चलाया हुआ है और वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं देता, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है और पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। टेंशन और परेशानी की वजह से उसकी रंगत और ज्यादा काली हो गई थी, जिसकी वजह से वो बदसूरत लगने लगी थी। तभी तो उसका पति उससे दूर जाने लगा था। मैंने कहा कि मैं आपका रंग साफ करवा सकती हूँ। ऐसा होने से आपका पति भी आपका दीवाना हो जाएगा और उस औरत को छोड़ देगा जिसके वो पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत नुस्खे आजमाए हैं, मैं कभी गोरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं नेचुरली ऐसी ही हूँ। और तुम रंग गोरा करने की बात करती हो, तुम्हारा रंग भी तो सांवला हो रहा है, तो फिर तुम अपने आप को गोरा क्यों नहीं कर लेती। वैसे तो तुम गोरी ही हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा रंग क्यों इतना सांवला हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं आपको एक दिन में ही अपना रंग पहले की तरह साफ करके दिखाऊंगी। अगर मेरा रंग साफ हो गया तो आपको भी इस नुस्खे को आजमाना होगा, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप कोई काली सी लड़की पर ये नुस्खा ट्राई करवा लेना। पहले तो मैंने उनको अपना ही रंग साफ करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने हवेली में ही काम करने वाली एक काली सी नौकरानी पर ये नुस्खा ट्राई करवाया था और वो भी गोरी हो गई थी। फिर उनको मेरी बात पर भरोसा हो गया था। अब वो इस नुस्खे को अपने ऊपर ट्राई करवाना चाहती थी। मैंने कहा लेकिन आपको इस नुस्खे को अपने ऊपर ट्राई करने की मुंहमांगी कीमत मुझे देनी होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैंने तुम्हारे पिताजी के बनाई हुई एक दवाई, जिसको वो अपनी दुकान में बेचा करते थे, वो उनके हाथ की बनी हुई दवाई एक डिब्बे में रखी हुई थी। मैं वही डिब्बा तलाश करने लगी थी। वो दवाई फिटकरी से बनी हुई थी, इसलिए मैंने बहुत सारी फिटकरी लाकर रख ली थी और उसका पाउडर बना लिया था। तुम्हारे पिताजी की बनाई हुई इस दवाई में फिटकरी का पाउडर मिलाकर उसका पेस्ट बना लेने से चेहरे पर लगाने से चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो आ जाता है, जिससे शरीर का सारा सांवलापन और कालापन कट जाता है और खत्म हो जाता है। 2 घंटे तक इस पेस्ट को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, जिसको आप गोरा करना चाहते हो, वहां पर लगाने के बाद ठंडे पानी से धो लिया जाए तो धीरे धीरे वही हिस्सा साफ होने लगता है। इसलिए मैं मालकिन को दिखाने के लिए अपने ऊपर भी इस नुस्खे को ट्राई किया करती थी और हवेली जाने से पहले मैं उस लेप को अपने चेहरे और बाकी के शरीर के हिस्सों पर भी लगा लेती थी, ताकि मेरा चेहरा भी ग्लो करने लगे और साफ हो जाए, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम तो हवेली में ही गुजरता था। और देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब मेरा रंग पहले की तरह नॉर्मल हो गया है और मेरे चेहरे से झुर्रियां भी गायब हो गईं, जो कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद आ गई थी। तुम्हारे पिताजी एक जाने माने वैद्य थे और उनके पास काफी सारी ऐसी दवाइयां थीं जो शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी नहीं होती। मैं तुम्हारे पिता के साथ मिलकर उनकी दुकान पर ले जाने की कुछ दवाइयां बनाती थी, इसलिए मुझे इस बारे में पता था। अब मालकिन का रंग काफी हद तक बेहतर हो गया है और वो बदसूरत से खूबसूरत दिखने लगी हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। थोड़े पैसे मैंने उनसे पहले ही ले लिए थे, जिससे मैं तुम्हारा वो सारा सामान लेकर आई थी, और ये पैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले ही दिए हैं।
मैंने मालकिन से कह दिया है कि अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं, इसलिए मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा पति भी अब मुझसे इम्प्रेस होने लगा है, क्योंकि मालकिन का रंग काफ़ी हद तक साफ हो गया। मालकिन का भी कहना था कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये राज राज ही रहना चाहिए। जिस नौकरानी पर उन्होंने ये नुस्खा ट्राई करवाया था, उसको भी उन्होंने मुंह बंद करने के पैसे देकर शहर भेज दिया। वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रही है। मालकिन ने मुझसे भी कहा था कि तुम भी पैसे मिलते ही यहाँ से नौकरी छोड़ देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ये राज और किसी को पता चले। अब भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारे पैसे हैं और घर में भी हर चीज़ मौजूद है, इसलिए अब मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उन पैसों से गांव में एक दुकान खोलेंगे और शहर से कुछ सामान लाकर रख लेंगे और उसे महंगे दामों पर बेचेंगे। मैं इस बात पर हैरान रह गई। मुझे मेरी माँ ने बताया कि मालकिन को तो उनके पति ने फिर से वक्त देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दे दिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं बुआ के कहने में आ गई थी। मेरी माँ ने कहा, लोगों को तो जलन होती है, कोई भी किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता, बल्कि जलने लग जाता है। हमने घर में ही एक दुकान खोल ली थी, जिसमें हम शहर से सामान लाया करते थे और उसको यहाँ पर महंगे दामों में बेचते थे। लोग हमसे खरीद लेते थे, क्योंकि शहर जाने में भी तो काफ़ी किराया लगता था, तो लोग आसानी से खरीद लिया करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे अपने पिताजी आज भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी उनकी बनाई हुई एक दवाई ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।